नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने दिष्टकारी पढ़ा कि वे उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं दिष्टकारी कहलाते हैं। और हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ा। देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के आधे चक्कर को, आधे हिस्से को ही दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तत्पश्चात उसकी जो दक्षता होती है वो कम होती है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है उसमें एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं मध्य निष्कासी बिंदु। और जो मध्य निष्कासी बिंदु है उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर लगा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में वो थोड़ा सा महंगा होता है, खर्चीला होता है। तो दोस्तों, आवश्यकता पड़ी एक ऐसे ट्रांसफार्मर की, ऐसे दिष्टकारी की जिससे थोड़ा सा वो सस्ता हो। तो उसके लिए फिर निर्माण किया गया सेतु दिष्टकारी का। सेतु दिष्टकारी के अंदर जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है उसमें मध्य निष्कासी बिंदु नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से सेतु दिष्टकारी का निर्माण होता है। सेतु दिष्टकारी के अंदर भी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ देते हैं, और जो द्वितीय कुंडली है उससे हम 4 डायोडों को संयोजित करते हैं। कितने डायोड संयोजित किए जाएंगे? 4 डायोड संयोजित किए जाते हैं, और उनकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि सेतु दिष्टकारी के अंदर जो बनावट है वो समझ लीजिए। सेतु दिष्टकारी से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति ही मिलने वाला है। उसकी जो बनावट है सेतु दिष्टकारी की वो देख लीजिए क्या बनावट है। कि देखिए, जो सेतु दिष्टकारी होता है उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उस पर हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं। ये हमारे पास में ये प्राथमिक कुंडली है। इस प्राथमिक कुंडली को मैं नाम देता हूं P1 P2, और ये हमने यहां पर लगा दी है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, और निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम VI से पुट कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है यहां पर हम ये दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को हम नाम देते हैं S1 S2, और ये जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है उसके सिरों पर हम 4 डायोड संयोजित करेंगे। यहां पर हम 4 डायोड संयोजित करने वाले हैं कि एक ये इस तरीके से हम डायोडों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये लोड प्रतिरोध है, और इसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। ये है निर्गत वोल्टता VO। देखिए, इन डायोडों का भी हम नामकरण यहां पर कर देते हैं कि इन डायोडों का जो नाम है, ये जैसे डायोड है D1, ये D1 है, इसको हम D2 कह दें, ये D3 है, और ये वाला जो डायोड है वो है D4। तो D1, D2, D3, D4 4 डायोड हैं, और वो हमने द्वितीय कुंडली से
इस तरीके से संयोजित कर दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये वाला जो बिंदु है और इस बिंदु के बीच में एक जो वर्ग है या चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाओं पर हमने 4 डायोड संयोजित किए हैं और उनके जो दूसरी वाले विकीर्ण है या जो शेष है उनसे हमने लोड प्रतिरोध को संयोजित किया है और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से होती है कि सेतुदिष्टकारी के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है और जो द्वितीय कुंडली है उसके सिरों पर हम 4 डायोड संयोजित करते हैं, D1, D2, D3 और D4 और उनके सिरों पर हम लोड प्रतिरोध को संयोजित करके निर्गत वोल्टता VO प्राप्त कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इससे आउटपुट कैसे मिलता है। यहां पर हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता इस टाइप की लगाते हैं। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता इस टाइप की है। इस टाइप से हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संयोजित कर रहे हैं। ये जैसे हमारे पास में है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है और ये जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो है VI। इस तरीके से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो कैसे प्राप्त होती है। इसके लिए हम प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र के रूप में लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, वापस यहीं लौटते हैं कि जो हमारे पास में ट्रांसफार्मर है इसकी प्राथमिक कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में जो P1 और P2 हैं उनके सिरे क्या होंगे। कार्यविधि कैसे काम करता है। प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में, धनात्मक अर्धचक्र में, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में हम ये कंसीडर कर लें कि जो P1 है वो है ऋणात्मक। P1 कैसा है, ऋणात्मक है और जब P1 ऋण विभव पर है तो P2 वहां पर धन विभव पर होगा। P2 वहां पर कौन सी स्थिति में होगा, धन विभव पर होगा, धनात्मक होगा। और जब P1 ऋणात्मक P2 धनात्मक है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये जब नेगेटिव है, ये जब पॉजिटिव है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये पॉजिटिव होगा और ये होगा नेगेटिव। तो यहां से आप देखेंगे कि जो S1 है वो तो हो जाएगा, S1 है वो हो जाएगा धनात्मक और S2 है वो होगा ऋणात्मक। अब फिर हम डायग्राम की ओर चलते हैं। यदि S1 धनात्मक है, ये धन विभव पर है, इसके ऊपर धन विभव है, ये ऋण विभव पर है, तो यहां से आप देखेंगे कि जब ये धन विभव पर होता है तो ये जो पीएन संधि डायोड है, ये जो पीएन संधि डायोड D1 है, इसका ये है P हिस्सा। तो P सिरा जब धन टर्मिनल से जुड़ता है तो वो अग्रबायस में होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब किसी पीएन संधि डायोड के अंदर, जैसे ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड है और इसके ऊपर P भाग से यदि हम धन विभव और N भाग को हम ऋण विभव पर रखते हैं तो ये जो डायोड है वो अग्रबायस में होता है। तो यहां पर जो डायोड D1 है वो अग्रबायस में है। जो डायोड D1 हमने दिखाया है, D1 है वो है अग्रबायस में, D1 अग्रबायस में है। साथ में आप देखेंगे जो डायोड यहां पर हमने संयोजित किया है ये D4, ये इसका जो
एन सिरा है वो धन विभव से जुड़ा हुआ है, तो जो D4 है वो पश्चिम बायस में होगा। इसका मतलब है कि इस सेतु में, इस सर्किट के अंदर जो D4 डायोड है वो काम नहीं करेगा, पश्चिम बायस में है, और पश्चिम बायस में डायोड से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो D4 है वो है पश्चिम बायस में, पश्चिम बायस में। फिर हम यहां पर लौटते हैं। जब धारा यदि अग्र बायस में ये है तो धारा इधर से इधर की ओर आएगी, धन टर्मिनल से इधर आने के पश्चात उसके पास में दो ऑप्शन है कि वो इधर भी जाएं या इधर भी जाए। तो ये वाला सिरा तो डायोड का एन सिरा है, एन सिरे में इसमें प्रवेश नहीं करेगी, इसमें प्रवेश नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जो D2 है वो भी पश्चिम बायस में होगा, D2 भी पश्चिम बायस में होगा। तो D2 और D4 दोनों जो डायोड हैं वो पश्चिम बायस में होंगे। धारा फिर इधर से इधर आ जाएगी। देखो इधर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये पश्चिम बायस में है, क्योंकि एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, और धन विभव, ये धन विभव इधर है, धन विभव यहां है। तो धन विभव को यदि हम आप एन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो जो डायोड है वो पश्चिम बायस में होगा। तो D2 है वो पश्चिम बायस में होगा। करंट है वो इधर से ऐसे फ्लो होती हुई यहां से आएगी और इस लोड प्रतिरोध से होती हुई यहां पर आ जाएगी। ये तो पश्चिम बायस में था, इसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, काम ही नहीं करा। फिर ये जो डायोड है D3 में से जाएगी, क्योंकि डायोड D3 है, यहां पर धन विभव है, तो ये यहां से होती हुई ये धन विभव पर, ये ऋण विभव पर। तो ये जो डायोड है D3 वो अग्र बायस में होगा। तो D1 और D3 जो डायोड है, दोनों डायोड वो अग्र बायस में होंगे। और करंट देखिए इस तरीके से फ्लो होगा, ऐसे ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे पूरे सर्किट में प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर में से जो करंट फ्लो है वो इस तरीके से होने वाला है। मैं उसको इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा दिखा देता हूं कि इस डायोड में से आएगा, यहां से आएगा, फिर यहां से भी जाएगी करंट, और इसमें ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे प्रवाहित होती हुई इधर इसमें ऐसे जाएगी, फिर इधर इस तरीके से होती हुई पूरा एक चक्कर लगा लेती। मतलब इस प्रथम अर्ध चक्कर में जो मैंने कंटिन्यूअस लाइन आप लोगों को दिखाई है, इस लाइन के संगत धारा का प्रवाह होगा। फिर हम चलते हैं द्वितीय अर्ध चक्कर में या ऋणात्मक अर्ध चक्कर में। जो ऋणात्मक अर्ध चक्कर है उसमें ऋणात्मक अर्ध चक्कर में तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या होने वाला है कि जो P1 ऋणात्मक था वो धनात्मक हो जाएगा, P2 जो धनात्मक था वो ऋणात्मक हो जाएगा। ये जब धनात्मक है तो S1 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और S2 हो जाएगा धनात्मक। अब यहां पर ध्यान देंगे कि यदि S1 यहां पर हो जाता है ऋणात्मक, S1 यहां पर हो जाता है ऋणात्मक और S2 यदि धनात्मक, तो ये वाला टर्मिनल भी धनात्मक हो जाएगा। अब यदि ये धनात्मक है तो इसमें इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए कि यदि ये धनात्मक है तो ये जो इसका P सिरा, D2 का P सिरा धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो डायोड D2 अग्र बायस में होगा, डायोड D2 अग्र बायस में होगा। तो सबसे पहले जो मैंने यहां पर लिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो P1 है वो हमने लिया है धनात्मक, P2 है वो हमने लिया ऋणात्मक। तो हमें क्या मिला, S1 हमें मिला इससे ऋणात्मक और S2 हमें मिला धनात्मक। ये तो हमने जैसे ही दूसरे अर्ध चक्कर में प्रवेश किया तो P1 P2 के सिरों पर जो विभव है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। विभव पहले वाले विभव से अपोजिट हो जाता है, पहले आधे चक्कर में जो विभव था उससे अपोजिट हो जाएगा। साथ में क्या निकल रहा है कि जो डायोड D2 है वो है अग्र बायस में, अग्र बायस में डायोड D2 यहां पर अग्र बायस में है कि यहां से जैसे ही ये धन टर्मिनल है तो इसको हम इसके P सिरे को धन विभव पर रखेंगे तो डायोड D2 अग्र बायस में, और ये जो D3 है इसके N सिरे को धन विभव पर रखेंगे तो डायोड दूसरे अर्ध चक्कर में D3 है वो पश्चिम बायस में रहेगा। तो डायोड D3 पश्चिम बायस में है, पश्चिम बायस में। फिर ध्यान देंगे यहां से यदि करंट यहां तक आ जाती है
तो यहां पर आने के पश्चात उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, ये धन विभव पर टर्मिनल है और ये जो डायोड D1 है ये यदि धन विभव पर होता है तो इसका जो N सिरा है वो धन टर्मिनल से जुड़ता है, तो D1 है वो पश्च बायस में हो जाएगा। तो D3 और D1 तो पश्च बायस में होंगे, करंट फिर इधर से फ्लो होगी, यहां से होती हुई इधर से होती हुई यहां से लोड प्रतिरोध से जाएगी, फिर यहां पर आएगी। तो यहां पर भी D3 तो पश्च बायस में था, जो करंट है वो यहां से D4 से जाएगी क्योंकि ये है वो अग्र बायस में होगा। तो D2 और D4 अग्र बायस में होते हैं और D1 और D3 पश्च बायस में होते हैं। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी वो देख लीजिए। यहां से आएगी करंट, इधर से मैं यहां पर इसको दिखा देता हूं डॉटेड लाइन से, और ये करंट इधर आ रही है। यहां से आने के पश्चात वो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर जाने के पश्चात ये तो पश्च बायस में होगा तो करंट आएगी इधर नीचे की ओर। इधर जाने के पश्चात फिर यहां से होती हुई इधर इस रास्ते से चलेगी। यहां पर जो लोड प्रतिरोध है उसमें नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होने वाली है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगी, इधर से आएगी, फिर इसमें से होती हुई ऐसे चक्कर लगाती हुई फिर यहां पर आ जाएगी, फिर इधर से ऐसे होती हुई पूरा चक्कर लगाएगी। देखिए एक बार दूसरे आधे चक्कर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो देख लीजिए। यहां से इस रास्ते से होती हुई ये जो डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं, यहां से लोड प्रतिरोध से होती हुई D4 से होती हुई इस तरीके से दूसरे आधे चक्कर के अंदर फ्लो होगी ऐसे। तो दूसरे आधे चक्कर के अंदर भी लोड प्रतिरोध से बहने वाली जो धारा है वो है नीचे से ऊपर की ओर, और हम लोड प्रतिरोध के सिरों पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर अब इस सर्किट के जरिए हम आप लोगों को समझाएंगे कि हमें आउटपुट, एक ग्राफी निरूपण हमने यहां पर दिखाया है, इस ग्राफी निरूपण के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि आउटपुट वोल्टेज हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलेगा। तो देखिए हमने लगाया तो ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, और पहले आधे चक्कर के अंदर D1 और D3 का जो डायोड है वो अग्र बायस में होते हैं, D2 और D4 पश्च बायस में होते हैं। तो पश्च बायस के सिरों पर तो कुछ नहीं मिलना। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये जो डायग्राम ये जो दिखाया है वो है D1 व D3 के लिए, D1 और D3 के लिए, और ये हमने दिखाया है D2 व D4 के लिए। तो देखो पहले आधे चक्कर में D1 और D3 अग्र बायस में रहते हैं, तो यहां पर जब भी पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे इसके सिरों पर पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। D1 और D3 के कारण से लोड प्रतिरोध के सिरों पर धनात्मक विभव प्राप्त हो जाता है। वो हमने आप लोगों को पहले आधे चक्कर में बताया कि पहले आधे चक्कर के अंदर जो धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और जबकि D2 और D4 पहले आधे चक्कर में पश्च बायस में रहते हैं, तत्पश्चात इस पर आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। दूसरे आधे चक्कर के अंदर यहां पर जो वोल्टेज है वो 0, लेकिन यहां पर वोल्टेज है वो धनात्मक होगा। और यहां पर भी देख लीजिए कि हमने ये जो वोल्टेज है वो ऋणात्मक है, लेकिन इसके ऊपर हमने धनात्मक इसलिए किया क्योंकि इस लोड प्रतिरोध में से बहने वाली धारा की डायरेक्शन सदैव सेम रहती है, नीचे से ऊपर की ओर दिखाई गई है, क्योंकि कंटिन्यूस लाइन है वो पहले आधे चक्कर में, और ये जो डॉटेड लाइन है वो दूसरे आधे चक्कर में बहने वाली धारा की दिशा को शो करती है, इंगित करती है। फिर इसी तरीके से तीसरे आधे चक्कर में D1 D3 के सिरों पर मिलेगा, D2 और D4 पश्च बायस में होगा। फिर यहां पर जो वोल्टेज है वो 0, फिर आगे वाले आधे चक्कर में यहां पर वोल्टेज मिलेगा और यहां पर 0, यहां पर जब 0 होगा तो यहां पर वोल्टेज मिलेगा। और परिणामी जो वोल्टता है, परिणामी निर्गत वोल्टता, परिणामी निर्गत विभव दिष्ट वोल्टता क्या होगी। देखिए पहले आधे चक्कर में D1 और D3 के कारण से धन विभव, दूसरे आधे चक्कर के कारण से D2 और D4 के कारण से धन विभव, इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। निर्गत वोल्टता हमें इस तरीके से प्राप्त होती है कि जो वोल्टेज है वो धनात्मक है, और हालांकि उसकी जो वैल्यू है वो आवर्ती रूप से बदल रही है, उसका मान है
वो उतार चढ़ाव वाला है, बट जो दिशा है वोल्टेज की वो सेम रहती है, धनात्मक विभव ही रहता है। अर्थात ये जो विभव हमें प्राप्त होता है वो दिष्ट विभव होता है, दिष्ट वोल्टता होती है। दोस्तों, इस उतार चढ़ाव वाली वोल्टेज को भी कम करने के लिए हम सर्किटों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम फिल्टर परिपथ कहते हैं। फिल्टर परिपथों का प्रयोग करते इस उतार चढ़ाव को हम कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। यहां पर जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है उसकी आवृत्ति निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति की ठीक दुगुनी होती है, क्योंकि इसका जब एक चक्कर होता है तो दिष्ट वोल्टता के 2 चक्कर हो जाते हैं। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो सेतु दिष्टकारी से जो निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज होगी। अब यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति ही प्राप्त हो रहा है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी में डिफरेंस क्या है, सेतु दिष्टकारी की जरूरत कहां पड़ रही है, तो इसको आप समझ लीजिए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, उसमें मध्य निष्कासी बिंदु का प्रयोग होता है। और मध्य निष्कासी बिंदु के कारण से जो ट्रांसफार्मर होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में वो महंगा होता है, खर्चीला होता है। इसलिए उस खर्च को कम करने के लिए हम यहां पर साधारण ट्रांसफार्मर जोड़कर 4 डायोडों का प्रयोग करके सेम उसी तरीके की ही दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो सेतु दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो ट्रांसफार्मर है वो सेतु दिष्टकारी में सस्ता होता है, चलाऊ होता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो महंगा, खर्चीला। तो ये था दोस्तों सेतु दिष्टकारी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।